हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ टॉपिक नंबर 2 फिजिक्स का। हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया जिसमें हमने मेजरमेंट यूनिट की बात करी। अब उसके एमसीक्यूज की क्लास मिल जाएगी। और बाकी आप सबको पता है कि अगर आप बीएमसी क्लासेस विद अजय ऐप डाउनलोड करते हो, वहाँ पे आपको फ्री थोड़े टाइम के बाद मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैथ के प्रैक्टिस सेट वगैरह होंगे तो मॉक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस लेक्चर का एक स्नैटी वाइज जो बैच है वो मिल जाएगा। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, मात्र 59 का है, जिसमें आपको सिर्फ एप्लीकेशन की फीस देनी है। उसमें आपका पीडीएफ रहेगा, एमसीक्यूज की पीडीएफ रहेंगी सारी, और मॉक टेस्ट सारे स्नैटी में मिल जाएंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने बोला था कि कंप्लीट फिजिक्स के लेक्चर आपको मिलेंगे। तो फिजिक्स कंप्लीट आपको मैं पढ़ाऊँगा फॉर JKPSI, और जितने भी JKSSB के वनडे एग्ज़ाम होते हैं, सेंटर के जो वनडे के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे SSC रेलवे जो भी होता है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगी फिजिक्स। तो आई होप कि ये क्लास आप फॉलो कर रहे होंगे। और क्लासेस कैसी लग रही हैं तो कमेंट करके बताइए। और हाँ, आप क्लास कितने टाइम तक देखते हो कमेंट में अपना टाइम जरूर लिखें कि मैंने क्लास ये आज 10 मिनट तक देखी, मैं 10 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच तक देखी, फिर क्लास को बंद कर दिया। तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि क्लास आप कितने टाइम तक देखते हो। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फिजिक्स को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊं और आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें सिखाने की कोशिश करूं। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लो। वहाँ पे कोर्स सेक्शन में आपको मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, कंप्यूटर, सबके अलग अलग कोर्सेस मिलेंगे। और मात्र एप्लीकेशन की फ़ी के चार्ज में होंगे, जैसे 99, 89, 59 ऐसे होंगे। तो आपको जो सब्जेक्ट लगता है कि मुझे आगे पीछे समझ नहीं आ रहा, मुझे अच्छे से डेप्थ में तैयारी करनी है, तो आप हमारे स्पेशल बैचेस पढ़ सकते हो। क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फीस हमने रखी ही नहीं है, खाली आपको बताएंगे कंटेंट का लेवल क्या होता है, किस तरीके से कंटेंट पढ़ाया जाता है और कैसे पेपर में आता है। क्योंकि लास्ट 4 साल से ऑनलाइन कोई भी क्लास उठा लो, रीजनिंग, मैथ, साइंस, पॉलिटी जो मैंने पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स, इतने सब्जेक्ट जो हमने पढ़ाए थे, एज इट इज़ 10 में से 8+ क्वेश्चन हर पेपर में आए। हर एक पेपर में एज इट इज़ नोट से क्वेश्चन आए हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ के फुल मार्क्स भी करके आते हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो तो ऐप को ज्वाइन करिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेव चैप्टर नंबर 2 आएगा। तो वेव दिख रही है आपको, कोई भी इस तरह से वेव बनाता है उसको वेव कहते हैं। मैक्सिमम हर एक चीज़ कैसे चलती है, एक वेव की फॉर्म में। वो चाहे हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो, लाइट हो, सारी कैसे चलती हैं, वेव की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखो, अब ये वेव चलती कैसे हैं, तो पहले आपको बता देता हूँ एक बार। लिखो, वेव 2 प्रकार की होती है। ओए बातें नहीं करना, यहाँ पे होगा। वेव मेनली 2 प्रकार की होती है। एक होती है मैकेनिकल वेव, और एक होती है आपकी नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। अब इसी का दूसरा नाम एक और होता है, कभी कभी आ जाता है पेपर में, डेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव में फर्क क्या होता है, देखो। मैकेनिकल वेव जो होती है, इसको क्या कहते हैं, इट कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, पहली चीज। दूसरी चीज, इट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल। यहां से समझ आया आपको इसका क्या मतलब है। देखो, मैकेनिकल वेव वो वेव होती है, वेव 2 प्रकार की होती है, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है नॉन मैकेनिकल। पेपर में क्वेश्चन आएगा यहां से कि बताओ ऐसी कौन सी वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम मतलब रास्ता। अब रास्ता कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड का हो सकता है, एंड गैस। तो तीनों में से कोई भी एक रास्ता उसको चाहिए। वो बाय एयर ट्रैवल कर सकती है, बाय सॉलिड कोई वायर के थ्रू चल सकती है, और लिक्विड कोई पानी के थ्रू चल सकती है।
तो इसको चलने के लिए ये मस्ट है, अगर तीनों में कोई नहीं हुआ तो ये ट्रैवल नहीं करेगा, इसका मतलब ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि वैक्यूम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है साउंड। साउंड हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे कंप्लीट। जो साउंड वेव होती है वो कैसी वेव है, वो मैकेनिकल इन नेचर है। इसका मतलब साउंड जो वेव है वो वैक्यूम में नहीं चलती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपके कानों तक आवाज़ कैसे आ रही है, क्योंकि बीच में एयर का एक मीडियम है। अगर बीच में मीडियम नहीं होता तो आप तक आवाज़ नहीं पहुंचती मेरी। आप चाहे मेरे से 2 मीटर ही पास होते तो भी मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। जैसे स्पेस में चले जाओगे ना तो आसपास 1 मीटर की दूरी पे खड़े होगे जितना मर्जी चिल्लाते रहोगे, सामने वाले को आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ मीडियम नहीं होगा। अगर हम बात करें नॉन मैकेनिकल वेव की तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा वो? इट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल। जिसको चलने के लिए रास्ते की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब रास्ते में तो चल ली जाती है लेकिन बिना रास्ते भी चल सकती है। इसको अपने चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि जो लाइट होती है वो आप देखो सन से अर्थ तक आती है, कितने टाइम में आती है? 8 मिनट 16 सेकंड में। तो आप देखो वो स्पेस से ट्रैवल करके आ रही है, वहां पे तो कोई मीडियम ही नहीं था तो भी तो आई आप तक। तो इसका मतलब जो लाइट है वो क्या है? वो नॉन मैकेनिकल वेव है। जिसको हम कहते हैं वो कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसके अपने पार्टिकल्स होते हैं, डेट इज फोटॉन। इसके अपने पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि चलने के लिए मीडियम में पार्टिकल चाहिए ना। जैसे हवा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वैसे इसके अपने पार्टिकल होते हैं, डेट इज फोटॉन। और जो फोटॉन है वो मासलेस होते हैं, उसका कोई मास नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि इसको चलने के लिए रास्ता नहीं चाहिए। रास्ते में तो चलती है और बिना रास्ते भी चलती है। ठीक है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल तक समझ आ गया सबको? वेव 2 प्रकार की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। मीडियम कैसा होना चाहिए? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी हो जाए चलेगा। और ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। और उसी के अपोजिट आ जाता है नॉन मैकेनिकल वेव। इसके बाद लिखो आगे, मैं आपको बताता हूँ वेव कैसे चलती हैं। सबसे पहले आप देखिए मैकेनिकल वेव के मेनली 2 टाइप हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब वेव के चलने के 2 ही तरीके होते हैं। जहाँ तक वो ट्रांसवर्स तरीके से चलती है, यहाँ वो लॉन्गिट्यूडनल तरीके से चलती है। सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अगर हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, खाली मैकेनिकल वेव के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी वो सारी कैसे चलेंगी? वो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल वेव में अगर कोई पूछे उनकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो किस किस में ट्रैवल कर सकती हैं, तो उसका आंसर होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। और अगर हम वही बात करें ट्रांसवर्स वेव होगी जो मैकेनिकल वेव की, वो कैसे ट्रैवल कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में। मतलब मैकेनिकल वेव वही वो वेव होती हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में चलती हैं। और अगर हम बात करें मैकेनिकल वेव में जो ट्रांसवर्स वेव है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में चलती हैं। किसमें? मैकेनिकल वेव की ट्रांसवर्स वेव, ना कि टोटल की। ठीक है, अब अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल की, ये सारा लॉन्गिट्यूडनल के बारे में लिखा हुआ मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली बात इसको आपको याद रखनी है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स किसके होते हैं? पार्टिकल्स जो सॉलिड, लिक्विड, गैस के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स मूव्स in same direction with propagation of wave, या वेव कह सकते हो। वेव जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसी में पार्टिकल चलते हैं। एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मान लीजिए आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं क्लास ले रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, तो बीच में क्या है? एयर है। एयर में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेस हैं। अब मैंने बोला तो एक साउंड वेव निकली, वो आपकी कानों तक पहुंच गई। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ एयर, क्योंकि उसमें मीडियम कौन सा ट्रैवल किया? एयर। और साउंड वेव जो है वो किसका एग्जाम्पल होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। कौन से वाले का? मैकेनिकल वेव का। अब इस पार्टिकल से जैसे ये टकराएगी वेव, आगे जाएगा पार्टिकल्स, अगेन पीछे आएगा
और वेव आगे चलती चलती यहां तक पहुंच जाएगी। मतलब पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं होती है, नो पोजीशन चेंज किसकी, पार्टिकल्स की। मतलब पार्टिकल सिर्फ कैसे चलेंगे, बट मूव इन टू एंड फ्रो, सिर्फ टू एंड फ्रो तरीके से चलेंगे, आगे पीछे आगे पीछे चलेंगे पार्टिकल्स, लेकिन वापिस अपनी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे और वेव आगे चली जाएगी। यहां तक मुझे ये बात पता चल गई कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो भी होती है वो कैसे चलती है, उसके पार्टिकल्स आगे पीछे और वेव भी उसी डायरेक्शन में चलती है। मतलब अगर ऐसे पार्टिकल चल रहे थे टू एंड फ्रो और वेव भी ऐसे ही चल रही थी, इसलिए मैंने बोला यहां पे क्या होता है, लिख सकते हो पॉइंट, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल टू वेव, वेव के पैरेलल होते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन आगे पीछे मतलब पैरेलल है तो पैरेलल होते हैं। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें सर, उसमें 2 पॉइंट आते हैं इंपॉर्टेंट, कि वेव की डायरेक्शन पार्टिकल्स के सेम होती है, मतलब टू एंड फ्रो चलते हैं और पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। उसके बाद पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज नहीं होती, सिर्फ वो मूव करते हैं टू एंड फ्रो आगे पीछे और वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो सेम चीज लिखी हुई है, इसमें वेव की जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन होती है मीडियम के कैसे होती है, पैरेलल होती है। यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल देखो साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव का ही एग्जांपल होता है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल का एग्जांपल होता है लाइट, और मैकेनिकल का होता है साउंड। उसके बाद यहाँ तक समझ आ गया। और इसमें इंपॉर्टेंट 1-2 बात एक्स्ट्रा याद रखना आपको, कि जो वेवलेंथ बनती है इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, वो कैसे चलती है, उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का पैटर्न बनता है। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस हो जाना, जब पार्टिकल से टकराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इकट्ठे हो जाते हैं, वापिस जगह पे जाते हैं, फिर गैप आता है, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का यहाँ पे पैटर्न बनता है। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का पैटर्न किसमें बनता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, ट्रांसवर्स वेव की। किसकी, ट्रांसवर्स वेव की। अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें, इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे परपेंडिकुलर, PER, परपेंडिकुलर टू वेव। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे जिसके थ्रू क्या होगा, मैकेनिकल वेव में देखो पार्टिकल्स तो होने ही है, क्योंकि मीडियम कंपल्सरी यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस का। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ये मान लो सिग्नल आया, तो अब साउंड वेव मान लो इसी में लॉन्गिट्यूड में साउंड चलती नहीं है, कोई और एग्जांपल ले लेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, पानी के अंदर अगर आप कुछ भी फेंक देते हो तो वहां पे जो रिपल बनते हैं सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर, वो रिपल है आपके पार्टिकल्स, ऊपर नीचे होंगे वो, और वेव आगे निकल जाएगी किनारे तक। तो सेम इसमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे जंप करते हैं। जो पार्टिकल्स है वो कैसे चलते हैं, मूव्स इन अप्स एंड डाउन। जो पार्टिकल है वो अप्स एंड डाउन चलते हैं, जो पार्टिकल है वो अप्स एंड डाउन चलते हैं, और वेव सामने निकल जाती है, इसलिए बोलते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और हमने क्या बोला, यहाँ पे पार्टिकल्स आगे पीछे चलते हैं, पार्टिकल सेम अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, लेकिन वेव आगे चली जाएगी। और इसका एग्जांपल अगर पूछे कि जो पानी के अंदर वेव होती है, उसमें जैसे मान लो पानी कहीं स्टैंडिंग में है, वहां पे आपने एक पत्थर मार दिया, तो उसके जो रिपल्स फॉर्म्स होते हैं, जो पानी और वेव आगे जाता है, तो वो किसका एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको डिफरेंस समझ आ गया कि हमने मैकेनिकल वेव में भी 2 तरह की वेव की बात करी, एक तो ट्रांसवर्स तरीके से वेव चल सकती है, एक लॉन्गिट्यूडनल। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो पार्टिकल्स सेम टू एंड फ्रो, वेव भी उसी डायरेक्शन में चलती हैं। एग्जांपल साउंड वेव बता दिया, इसका एग्जांपल रिपल्स जो बनते हैं पानी के, उसके बारे में हमने बात की। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ आ गया। और जो लाइट है वो किसका एग्जांपल होता है, वो है आपका नॉन मैकेनिकल वेव का, ठीक है, और वो भी ट्रांसफर मेथड से चलता है। आई होप कि यहां तक समझ आ गया होगा। ये देखो ध्यान से, ये कैसे, ये कौन सी वेव दिख रही है आपको, ये कौन सी ऊपर वाली कैसी दिख रही है बताओ, लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स है ये,
दिख रहा है साफ साफ, पार्टिकल्स आगे, वेव इस साइड में जा रही है। यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ऊपर नीचे हो रहे हैं पार्टिकल्स। और ये कौन सी बेस है, वेव है, ये ट्रांसवर्स की एग्जांपल है। तो इस तरीके से चलता है। यहाँ बनता है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, यहाँ पे अप एंड डाउन होती है, ठीक है। आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, मजा आता देखने का। चलो ज़्यादा मजे नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो व्हाट इज द वेव की बात करें तो वेव क्या होता है, इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। वेव क्या होता है कि एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है ना, जैसे पानी की वेव आ रही है, उसके आगे आप खड़े हो जाओगे तो खड़े हो सकते हो आगे, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो आपको साथ में लेके चली जाए, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। तो बेसिकली क्या होता है, डिस्टर्बेंस किसको बोल रहा है, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वेव में क्या होता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है। द मटेरियल ऑफ द एनर्जी ट्रेवल थ्रू द मीडियम, तो मीडियम चाहिए होता है मैकेनिकल को, सबको पता है। द मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड प्रोपोगेशन, यही पढ़ रहे थे आप लोग, प्रोपोगेशन की जो वेव का प्रोपोगेशन होता है और पार्टिकल्स का दोनों का परपेंडिकुलर सेम होता है। तो प्रोपोगेशन का मतलब होता है एनर्जी का मूवमेंट होना, ठीक है। उसके बाद है वी कैन फाइंड सम एग्जांपल वेव्स इनसाइड द माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो वो आगे हम पढ़ेंगे, माइक्रोवेव क्या होता है, रेडियो क्या होता है सारी क्या है वेव। दिया कौन है आपको, तो वेव मैंने बताया, वेव चलती सारी कैसे हैं, वेव ऐसे ही चलेंगी, लेकिन उसमें चलने का पैटर्न होगा ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन चलने का वेव का तरीका यही होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी नॉन मैकेनिकल वेव की एग्जांपल सारी। नॉन मैकेनिकल वेव, अब सारे बच्चे ये उतारो एक बार लाइन में, सीधा इसी लाइन में एज इट इज उतारना, ठीक है। सबसे पहले गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो और फिर रेडियो। पहले वैसे कॉस्मिक भी आती है, उसको रहने दो, इसको एज इट इज इसी लाइन में उतार लो नाम, पहले पूरी डिट्टो इसी लाइन में सीधा सीधा उतार लो, फिर मैं समझाता हूँ इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से बनते हैं, जैसे ऐसे लिखा है ना, गामा रेज, एक्स रेज, यूबी रेज, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और इसी लाइन में लिखना, बीच में आगे पीछे नहीं करना इसको, क्योंकि यहां से देखो क्वेश्चन बनते कैसे हैं। सबसे पहले आ गया गामा रेज, फिर आते हैं एक्स रेज, फिर आता आपका यूबी रेज, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। उतार ली सबने। अब आपको ऐसे लिखने को इसलिए बोला गया क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है, बताओ, चार ऑप्शन बीच में उठा के रखेगा, पूछेगा बताओ इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहाँ बोलेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर लगाओ फ्रीक्वेंसी के, यहाँ आप वेवलेंथ के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ से सिनेरियो वाइज बनते हैं, ठीक है। अगर हम इस साइड देखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग वाला, तो इधर सबसे ज्यादा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और अगर इसकी वेवलेंथ देखेंगे वो सबसे कम होती है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, साउंड में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं अभी बताता हूं। एक होती है वेवलेंथ, एक होती है फ्रीक्वेंसी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों इनवर्सली होते हैं आपस में। देखो वेव लेंथ, नाम से पता चल रहा है वेव की लेंथ। जैसे मान लो एक वेव ऐसे चली, तो वेव की एक लेंथ होगी ये पूरी, कि एक बार वेव ने कितनी लेंथ कवर करी। अगर इसकी वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी, मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी चीज का वाइब्रेशन, कांपना। कोई चीज एक सेकंड में जितनी ज्यादा बार कांपेगी उतनी ज्यादा उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन है उसके अंदर। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकंड, एक सेकंड में जितने ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला किसी की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऐसे यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। अब मैंने बोला किसी की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, इसका क्या मतलब है कि जिसकी मैं फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज बोल रहा हूं वो एक सेकंड में 20 बार कांप सकता है।
उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, आप खुद सोच के देखो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है कभी? भाई जितनी ज़्यादा बड़ा वेव होगा तो उतनी जल्दी वो टाइम ज़्यादा लेगा उतना ही एक वेव पूरा करने में। तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं जितनी जल्दी कर लोगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसमें फ्रीक्वेंसी अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मान लो वेवलेंथ है इतनी सी, तो आप बताओ जल्दी जल्दी वाइब्रेशन हो सकती है इसकी? तो सेम कंडीशन है, दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्स रिलेशन बनाते हैं ये। और इसका मतलब इस साइड अगर हम आएंगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, आगे चलते जाएंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इस साइड जा रहे हो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, हाई होती जा रही है। देखो एरो लिखा ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है इस साइड। और अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जब आप इस साइड चलते हो, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, तो देखो बढ़ता जा रहा है, पहले नेगेटिव था, बढ़ते 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 कहाँ चला गया, पॉजिटिव में। फ्रीक्वेंसी पहले पॉजिटिव थी, बढ़ते 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 कहाँ चलेगी, सॉरी पॉजिटिव से ही पॉजिटिव जा रही है, ये कितनी हाई होगी यहाँ पे, क्योंकि इस साइड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। जैसे सनलाइट निकलती है ना उसमें सब कुछ निकलता है सनलाइट में, और ये हमारी अर्थ तक, यहाँ तक कुछ नहीं पहुँचता है, इसके आगे वाली चीज़ें हमारे अर्थ में पहुँचती हैं सन में से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं दोबारा से रिपीट करवाता हूँ, पहले आता है गामा रेज, फिर आते हैं एक्स रेज, फिर आता है यूबी, फिर आती है विजिबल लाइट, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो एंड देन रेडियो, ठीक है। अगर कोई पूछे, मान लो मैंने इस 4 ऑप्शन को उठा दिया, मैंने बोला बताओ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, आपको पता है राइट साइड चलेंगे तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो इन चारों ऑप्शन में राइट साइड कौन है, तो इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो इस साइड होती है, तो एक्सरे आ जाएगा। ऑप्शन सीधा सीधा नहीं लिखेगा, ऐसे लिखेगा भाई इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, उसके बाद लिख देगा एक्स रेज। पूछेगा बताओ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। अब आपको इसमें से स्नेटी थोड़ी दिखेगी, फिर आपको खुद सोचना पड़ेगा कि भाई चारों में स्नेटी के साथ से मेरा राइट साइड क्या होता है, रेडियो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेडियो की होती है, क्या इसमें रेडियो ऑप्शन में, तो यही आंसर था, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी है। मुझे पूछ ले सबसे कम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैं देखूंगा राइट लेफ्ट साइड कौन है, तो पहले नंबर आता है गामा रेज, ऑप्शन में गामा था ही नहीं, फिर मैंने देखा उसके बाद एक्सरे आना चाहिए, एक्सरे मिल गया, इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। कभी पूछेगा बताओ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से कम कम कम, तो पहले सबसे ज़्यादा वाला लिखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा एक्सरे होता है, मैं एक्सरे लिखूँगा पहले, फिर उसके बाद क्या लिखूँगा आगे, एक्सरे पे आता है यूबी, यूबी ऑप्शन में नहीं है, फिर आता है विजिबल, विजिबल भी नहीं है, फिर आता है आई इंफ्रारेड, तो इसको लिखूंगा, फिर माइक्रो लिखूंगा, फिर रेडियो लिखूंगा, ये होगा फ्रीक्वेंसी का डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग, डिसेंडिंग, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, सबसे ज़्यादा, कम, ये कुछ भी पूछेगा इसी लाइन से वो क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे बताओ सारे, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा बना लोगे। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे लो फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो इस लाइन से याद रखना। उस साइड चलोगे तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इस साइड चलोगे सबसे कम फ्रीक्वेंसी, और इस साइड आओगे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, और उस साइड चलोगे सबसे कम वेवलेंथ। दोनों में एक याद कर लेना फ्रीक्वेंसी वाला, और उसका उल्टा होता है वेवलेंथ का, ठीक है। एक याद कर लेना कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस साइड है, और उसका उल्टा आंसर होता है वेवलेंथ वाला। तो यहाँ तक सबको समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये समझाने के लिए लिखा था सारा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यूवी रेज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रे। तो अल्ट्रा वायलेट रे की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यूवी रेज जो होती है ना, एक होता है यूवी रेज सी, यूवी रेज बी और यूवी रेज ए, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। और अगर हम इसकी बात करें, ये भी क्या होता है, ये भी डेंजरस होता है, और ये कॉज करता है क्या, स्किन कैंसर। और इससे क्या होता है, स्किन कैंसर। पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आएगा अगर कि स्किन कैंसर का मेन कॉज क्या है, तो आंसर तो यूवी रेज होता है। लेकिन यूवी रेज में भी कौन सी, बी वाली, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और ये उससे थोड़ी कम होती हैं, और ये सबसे कम होती हैं। हमारी अर्थ पे ये पहुंच जाती हैं बीच में, अर्थ में मोस्टली यूवी ए है, ये पार करके आ जाती हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थोड़ी
लो होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। देखो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से चीज़ें क्यों नहीं पहुँच पाती अर्थ तक। आप खुद सोचो, आप रनिंग करते हो, मान लो आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, आपने पहले बोला 200 मीटर पूरी एनर्जी लगा दी, क्या दौड़ लोगे अभी पूरा? क्योंकि आपने पूरी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर ली, एनर्जी हाई है, तो एक टाइम पे ख़त्म भी होगी वो। तो सेम ऐसा ही केस होता है, जब वहाँ से गामा रेज निकली थी सनलाइट से, गामा रेज की क्या थी, फ्रीक्वेंसी बहुत आई थी, और जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, और जब एनर्जी ज़्यादा लगती जाएगी एक टाइम पे वो ख़त्म भी हो जाएगी। तो जितनी आराम से चलेगा उतनी दूर तक चलेगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे भी। क्या बोल रहे हो? अब यहां पे लिखो नेक्स्ट, अगर हम बात करें यूवी रेस सी की, इसको कौन प्रोटेक्ट कर लेता है? प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। भाई अर्थ से आने से पहले इसको कौन रोक लेता है? ओजोन लेयर रोक लेता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो ये सीधा अर्थ पे आ जाती है, और अर्थ पे आ जाती है तो ये वैसे भी तो जला देती है पूरा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। सेम बात करें तो ये इसको भी कौन प्रोटेक्ट कर लेता है? इसको भी प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन कुछ पार्ट इसका अर्थ तक पहुंच जाता है, लेकिन ये बहुत कम हो जाता है, इसलिए ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। तो यूवी रेज को अगर पेपर में आए कि अर्थ पे आने से कौन रोकता है, तो आंसर क्या होगा? ओजोन लेयर। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन, आंसर होगा O3। इसमें कौन सा एलिमेंट है? खाली ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन O2 हो जाए तो वो ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है। तो O3 की फॉर्म में बने उसको बोलते हैं ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ओजोन लेयर अगर पूछे कहां पाया जाता है? प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। अर्थ की जो लेयर है ना स्ट्रेटोस्फेयर, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये लेयर होती हैं अलग अलग अर्थ की, लेयर बांटी हुई हैं कि इतने से इतने किलोमीटर तक का ये लेयर, उसके बाद ये वाली, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है दूसरे नंबर वाली, सबसे पहले आती है टोपोस्फेयर। जितने भी क्लाइमेट वगैरह होते हैं, बादल, हवा वगैरह, सब कहाँ होती हैं? टोपोस्फेयर में। उसके ऊपर वाली लेयर कौन सी आ जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। और यही वो लेयर है यहाँ पे आपके जहाज वगैरह उड़ते हैं। अगर एरोप्लेन बात करें कहाँ उड़ते हैं, वो भी कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। जो एरोप्लेन होते हैं वो भी कहाँ फ्लाई करते हैं? मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में। गैस इफेक्ट ओजोन। ऐसी कौन सी गैस है जो ओजोन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है? आप सबको पता है कि अर्थ के आगे पीछे ओजोन की एक लेयर बनी हुई है। लेयर का मतलब क्या होता है? जिसने पूरा इसको कवर करके रखा हुआ अर्थ को। सनलाइट इधर से आए सबको क्या कर रही है? रोक रही है। तो एक लेयर बन गई हुई है। उस लेयर का फॉर्मूला क्या होता है? खाली वहां पे कौन सी गैस है? O3। और इसके ऊपर जाके स्ट्रेटोस्फेयर, इसके जो ट्रोपोस्फेयर पहली लेयर है, ये सेकंड में पाई जाती है, और यहीं कहीं कौन उड़ता है? आपके जहाज भी उड़ते हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पहुंचाती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, जिससे ये क्या होता है? ब्रेक होना शुरू हो जाता है। अगर ब्रेक हो गया तो आप सबको पता है कितना डेंजरस होगा। अगर UVC-B आ गई तो क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर वगैरह हो जाएगा, वहां पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। तो इसको जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है वो होती है CFC, डेट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी किस्में होती हैं रेफ्रिजरेटर में। जितने भी फ्रीज, AC वगैरह होते हैं ना, जितने भी फ्रीज वगैरह, AC में जो गैस हो, आपने सुना होगा ना AC में गैस खत्म होगी, गैस बर्बानी है, वो गैस कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहले ये होती थी, आजकल इसको रिप्लेस करके अमोनिया हो गया हुआ है। अमोनिया अब वो ओजोन को इतना इंपैक्ट नहीं पहुंचाती। जैसे मान लो
पहले CFC 90% इम्पैक्ट पहुंचा रही थी, अभी जो गैस है वो खींच के 5-10 का इम्पैक्ट, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए अभी काफ़ी फर्क पड़ गया। स्टार्टिंग में नहीं पता था, लेकिन बाद में समझ आई कि ये क्या कर रही है, ओजोन लेयर को इम्पैक्ट पहुंचा रही है। ओजोन लेयर क्या हो रही है, पतली हो रही है। इससे क्या हो रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, और टूटने के जब इसमें, ओए बातें नहीं करो, जब ये पतली हो जाएगी उसको क्या बोलते हैं, ओजोन होल। क्या बोलते हैं, ओजोन होल। ओजोन होल क्या होता है, वहां पे जो ओजोन की लेयर है वो क्या होगी, पतली होगी, उसको बोलते हैं ओजोन होल, क्योंकि वहां से सनलाइट डायरेक्ट एंटर कर सकती थी, उसको बोलते हैं ओजोन होल। तो कौन सी गैस सबसे ज्यादा इंपैक्ट पहुंचाती है, CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। पेपर में आता है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपका यूवी रेज, इतना काफी आपका फॉर्मूला पता चल गया आपको, कहां पे प्रेजेंट होती है और क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, किससे, यूवी रेज से। उसके बाद देखो आगे, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या थी आपकी, विजिबल लाइट या विजिबल रेज। विजिबल की बात करते हैं, तो विजिबल भी आपको इसी तरीके से पढ़नी। यहां पे आप देखो लिखा भी होगा कलर नीचे, ये देखो यहां पे कलर भी लिखे हुए हैं सारे नीचे, ये विजिबल है ना, ये कलर भी है, इसमें अलग अलग इसके कलर बनाए हुए हैं। कलर ऐसे होते हैं, ये 7 कलर होते हैं इसमें, विबग्योर। और ये सेम वर्ड आपको याद रखना है, विबग्योर। क्यों याद रखना है इसको, क्योंकि ये पूरा ऐसे ही होगा जैसे इस साइड क्या ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी, इस साइड क्या ज्यादा है, वेवलेंथ। तो इसी तरह से वर्ड याद रखना है इसको। अगर बोलेगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो इस साइड वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो आंसर आ जाएगा रेड। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, बीच में 4 कलर लिख के देगा ना, तो फिर आपको देखना कौन सा सही है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो यहां पे याद रखना, ये वर्ड आपको ऐसे इसी लाइन में लिखना है, विबग्योर। B स्टैंड्स फॉर वायलेट, I इंडिगो, तो ये 7 कलर होते हैं किसमें, विजिबल लाइट में। देखो आप यूवी रेज तक को देख नहीं सकते, लेकिन जैसी विजिबल लाइट आती है वो आपको दिखती है। विजिबल होती है ना, सनलाइट दिखती है आपको, उसको कहते हैं विजिबल लाइट। और सनलाइट में 7 प्रकार के मेन कलर होते हैं। ये 7 कलर आप एक्सपीरियंस करते हो जब रेनबो बनता है, या कहीं पानी ले लो किसी प्लेट वगैरह में, जब सनलाइट होती है उसको पानी की रिफ्लेक्शन देखो, आपको कलर दिखेंगे। तो वो बेसिकली इसके कलर होते हैं, स्प्लिट होते हैं, ठीक है। क्योंकि सबके कलरों की क्या है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग, वेवलेंथ अलग अलग है, इसलिए सबका बिहेवियर भी अलग अलग होता है। तो अगर पूछे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो राइट से चले जाओ। मान लो मैंने 4 क्वेश्चन ऑप्शन लिख दिए, बातें नहीं करो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, इंडिगो। मैंने पूछा बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो सर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड होती है, तो वायलेट ऑप्शन में है, नहीं है। उसके बाद सर इंडिगो बचता है, तो इंडिगो ऑप्शन में था, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो रेड होना चाहिए, क्या रेड ऑप्शन में है, तो यही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से ये भी बन जाता है, जो स्काई है वो नीला क्यों होता है, आंसर होगा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा क्या करता है, स्कैटर करता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको स्काई कैसा दिखता है, नीला दिखता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है, एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है, जितने भी डेंजर सिग्नल या ट्रैफिक सिग्नल वो कैसे होते हैं, मोस्टली रेड। रेड इसलिए होते हैं, अगर पूछेगा रेड ही क्यों होते हैं, क्योंकि रेड की सर सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो ज्यादा दूर तक भी जाते हैं, इसलिए दूर से रेड दिख जाएगा। अगर उसी जगह व्हाइट लाइट होती ना, तो थोड़ी सी दूर खड़े हो दिखेगा ही नहीं, फिर जब चलान होगा तब पता चलेगा अच्छा ट्रैफिक लाइट सिग्नल था कोई। इसलिए रेड क्या होता है,
हमेशा डेंजर सिग्नल भी आप देखो, कोई भी अगर डेंजर सिग्नल से ट्रेन को रोकना है तो क्या होता है, रेड कलर दिखाया जाता है। तो डेंजर सिग्नल रेड इसलिए होता है क्योंकि वो दूर से दिख जाता है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो पेपर में आए कि ऐसा क्यों होता है, तो आंसर क्या देना आपको, ड्यू टू मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, और यहां तक समझ आया सबको? यहां से क्वेश्चन आएगा, बना लो कभी, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बना लोगे सारे। अब उसके बाद ये कुछ 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा भी बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या था आपका, अगर हम बात करें इंफ्रारेड रेज की, तो इंफ्रारेड रेज कहां देखने को मिलती हैं? इंफ्रारेड क्या काम करती हैं? भाई सनलाइट के अंदर आप देखो हॉटनेस होती है कि नहीं होती है? कभी कभी गर्मियों के दिन में धूप बहुत चुभती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। कभी कभी आप चलते हो बोलते लू पड़ रही है ना। कभी स्कूटर मोटरसाइकिल चला के जा रहे हो तो आधे घंटे तक चलोगे तो हाथ जल जाएंगे, है ना। तो वो क्या होता है, गर्म क्यों लगती है धूप? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, इंफ्रारेड रेज होता है। और इसी की वजह से आप सिटी वगैरह जाओगे, वहां पे क्या होगा, गर्मी ज्यादा होती है, मोर एज कंपेयर टू सिटी, लिखो अर्बन, अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया होता है वहां पे क्या होती है, गर्मी ज्यादा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो इंफ्रारेड रेज है ना, वो वहां पे ट्रैप हो जाती हैं। ट्रैप मतलब फंस जाती हैं, क्योंकि वहां पे चारों साइड बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं। और जैसे ही मान लो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है साइड पे, ये बीच में रास्ता जा रहा है, इस साइड बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, इस साइड बिल्डिंगें हैं। अब वहां से जब लाइट, सनलाइट इसके ऊपर ऐसे आएगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर वापिस देखो, अर्थ क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है लाइट को। लेकिन जैसे इसको रिफ्लेक्ट करती है ना, तो ये फंस जाती है बीच में, आगे पीछे होना से ट्रैप होना शुरू हो जाती है। और जब इंफ्रारेड रेज इकट्ठी हो जाएंगी, वहां पे क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी। क्योंकि इंफ्रारेड रेज की वजह से ही धूप क्या होती है, आपको गर्म लगती है। और सिटी में क्या होता है, खुली जगह नहीं होती है, गाड़ी चलती है तो भी टेम्परेचर राइज होता है। और जब ट्रैप हो जाती है हीट, तो वहां पे क्या होता है, फिर आपको लगता है बस यहाँ से निकल जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, और अर्बन एरिया में ज़्यादा, रूरल मतलब जो गांव के एरिया होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, खुली जगह होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पे हीट ज़्यादा ट्रैप नहीं होती है। और जो आपको बोले कि रिमोट के जो सिग्नल होते हैं वो कौन सा होता है, आपका जो टीवी वगैरह के रिमोट होते हैं उन सब में जो आप रिमोट से कंट्रोल करते हैं टीवी, उसमें जो सिग्नल वो कौन सा होता है, इंफ्रारेड होता है। कौन सा होता है, इंफ्रारेड होता है। भाई यहां तक समझ आ गया सबको? आगे लिखो नेक्स्ट। इसके बाद कौन सा था, माइक्रोवेव। ये जो वेव है मोस्टली किस में यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, माइक्रोवेव ही यूज करते हैं। जैसे आपने जो माइक्रोवेव वाले हीटर देखे होंगे उसमें भी रेज निकलती हैं। उसके बाद जो आपने ओवन वगैरह देखा होगा, है ना, जिसमें आप खाना गर्म करते हो, वो भी सारा क्या है, माइक्रोवेव पे ही चलता है। उसमें कौन सी रेज निकलती हैं, माइक्रोवेव। लास्ट लिखो रेडियो वेव। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि किसके लिए यूज होता है, आंसर देना है कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए, कम्युनिकेशन मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह फ़ोन करते हैं, तो सब में किस में होता है, वो कम्युनिकेशन में होता है। अगर आपका मोबाइल सिग्नल, वो सारे क्या है, कम्युनिकेशन मोस्टली हम लोग रेडियो वेव की फॉर्म में करते हैं। जो टीवी वगैरह चल रहे हैं वो सिग्नल किस में आ रहे हैं, रेडियो वेव की फॉर्म में आ रहे हैं। तो वो सारे क्यों रेडियो वेव क्यों रखा जाता है, एक तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। फ्रिक्वेंसी कम होने का मतलब क्या है, उसमें एनर्जी कम है। वो सिग्नल जब आपके साथ टकराएंगे ना हवा में, तो आपको फील नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी कम है। और वहीं पे अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल हुए, ये आप सबने सुना होगा, ओए बातें नहीं करो यार, क्या हो गया आपको, ये आप सबने सुना होगा कि मोबाइल टावर लगने से जो छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे चिड़ियाँ जिसको बोलते हो, तो वो क्या है, खत्म हो गई हैं। क्यों खत्म हुई हैं, क्योंकि ये जो रेडियो वेव के सिग्नल, भाई एनर्जी तो उसमें है, वेव तो है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। लेकिन उनके साथ जब वो टकराती है ना, उनको वो भी ज़्यादा लगती थी,
जिसकी वजह से उनके लिए थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो, इसलिए वो कम होगी। जैसे आपने एक रोबोट 2 मूवी देखी होगी, रजनीकांत और अक्षय कुमार की है ना एक रोबोट 2, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, यही तो है कि भाई क्या कर रहे हैं, अच्छा सिग्नल देने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, और उस फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या हो रहा है, जितने भी बर्ड्स वगैरह उसमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है उनको, क्योंकि उनकी वो उसको नहीं झेल पाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। और वो यही तो कॉन्सेप्ट देता है कि भाई फ्रीक्वेंसी मत बढ़ाओ। तो वो देखी होगी सबने मूवी, वो यही कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वेवलेंथ तो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसको ज़्यादा दूर तो भेजना नहीं है, सिग्नल टावर लगे जगह जगह, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने से सिग्नल बहुत स्ट्रांग पहुंचेगा, अच्छा नेटवर्क आएगा, लेकिन उससे नुकसान होता है, इंसान को भी नुकसान होता है उससे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो कम्युनिकेशन के लिए हम कौन सा वेव यूज़ करते हैं, रेडियो वेव। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट यही है सब कुछ, कौन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, विजिबल में कौन कौन सी लाइटें आती हैं, यूवी रेज के बारे में, ठीक है, के नाम भी लिख दिए हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें एक्सरे के फाउंडर कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, डेट इज रोंजन, RONGTEN, रोंजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर पूछिए रेडियो फ्रीक्वेंसी के कौन है, रेडियो वेव जिसको कहते हो, तो सबको पता फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। माइक्रोवेव के कौन है, JC बोस। इंफ्रारेड के कौन है, विलियम हर्शल। और विजिबल लाइट के फाउंडर कोई नहीं है, वो पहले से थी और पहले भी पता था हमारे पूर्वज को भी, लेकिन 7 कलर जो इसके डिफाइन किए गए, 7 कलर डिफाइंड बाय न्यूटन। तो न्यूटन ने बताया था 7 कलर कौन कौन से होते हैं, जो मैंने आपको बता भी दिया। इस तरह से आप भी और लिख सकते हो। उसके बाद एक्सरे का हो गया। यूवी रेज का कौन है, रिटर। कौन है, रिटर। और गामा रेज का कौन है, पॉल विलार्ड। तो ये फाउंडर थोड़ा सा देख लेना, कभी कभार इन्वेंशन में क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी किसने फाउंड किया था, इन्वेंट किया था, चीज़ें आती हैं, टॉपिक होता है ये। तो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही होता है कि किसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी कम है, किसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी कम है, और कुछ मैंने एक्सटेंड के रिलेटेड बातें बताई, वो आपको याद रखनी है। बाकी कुछ बच गया तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अदरवाइज हम लोग साउंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके बाद होगा लाइट। तो 3 चैप्टर एक साथ हो जाएंगे, तो फिर आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग MCQs भी करने वाले हैं वेव चैप्टर के, और साथ में जो पहला यूनिट हमने पढ़ा था मेजरमेंट यूनिट का। तो आई होप कि फिजिक्स आपको समझ आ रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है क्लासेस तो एक बार लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। और अगर आप इन सब का PDF, MCQs के PDF प्रैक्टिस सेशन चाहते हो, उन सब के लिए आपको BMC क्लासेस विद अजय ऐप डाउनलोड करना है, और देन जाना है कोर्स सेक्शन में। वहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ 59 का कोर्स होगा फिजिक्स का। यहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, वो आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। सो ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।